डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब आम्बेडकर का एक कथन है। उनके मुताबिक एक विचार को प्रसार की उतनी ही आवश्यकता होती है जितना कि एक पौधे को पानी की। नमस्कार, तो पीके टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरती शर्मा। दरअसल ये कथन इसलिए भी क्योंकि जो शख्सियत आज हमारे साथ मौजूद है, उन्होंने एक समाज सेवी के रूप में शोषित और पीड़ित वर्ग की आवाज को उठाया है और उन्हें न्याय दिलाने का जो बीड़ा है उन्होंने वो उठाया है। तो चलिए आज आपको मिलवाते हैं पूर्व प्रधान श्री उदाराम मेघवाल जी से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द पीके टाइम्स। सर, 1980 से आपकी जो राजनीतिक जीवन की यात्रा है वो शुरू होती है। 1992 में आप भाजपा ज्वाइन करते हैं, लेकिन हम थोड़ा उससे फ्लैशबैक में चलते हैं और ये जानना चाहेंगे कि आखिर उससे पहले क्या थे उदाराम मेघवाल। देखिए, मैं एक छोटे से गांव देदड़िया जो हमारे पोस्ट ऑफिस पे अभी बालेवा पंचायत मुख्यालय लगता है, उस गांव में मेरा जन्म आज से करीब 61 साल पहले हुआ जी। मैं एक बिल्कुल गरीब परिवार में हुआ और मेरी छोटी उम्र में 6 साल की उम्र थी, उसमें मेरे पिताजी का देहांत हो गया और उसके बाद में कोई पढ़ाई लिखाई का नहीं था जी। मैंने जैसे तैसे बालेवा में हमारी प्राथमिक पाठशाला थी, उस पाठशाला में मैंने एडमिशन लिया और जब मैंने 5वीं 75 में पास की जी, तब मेरे पास 15 रुपए फीस के नहीं होने के कारण मेरी स्कूल छूट गई और माताजी हम 4 संतान थी, उसका पालन पोषण करने में सक्षम नहीं थी, इसलिए मुझे स्कूल छोड़नी पड़ी और फिर मैंने मजदूरी शुरू की। मजदूरी से मैंने बीपीएल परिवार का होते हुए बाड़मेर जिला मुख्यालय पर बाड़मेर प्रिंट का काम का 6 महीने तक ट्रेनिंग ली स्वर्गीय मगराज जी जैन साहब के द्वारा और उसके बाद में मैं यहाँ से 1980-81 में मैं चला गया गुजरात में। स्क्रीन प्रिंट का मैं काम सीखा और स्क्रीन प्रिंट का मैं मास्टर बना साड़ी छापने का और 1986 के आसपास मेरे संपर्क में हमारे वहाँ पर 2 पटवारी थे फोगेरा और एक बालेवा में लगे हुए थे, उदाराम बालवा और मुकनाराम परिहार। जब मैं 5वीं छोड़ करके आया और मेरी जब प्रतिभा को देखा तो उन्होंने कहा कि इनको क्यों नहीं सीधी 10वीं की परीक्षा दिलाई जाए और 10वीं की परीक्षा में ये निकल सकता है। और उस समय मैं शादीशुदा था। जब मेरी एग्जाम देने की बात हुई तब मेरी फर्स्ट मैरिज हुई थी 1985 में और 85 में जब मेरी मैरिज हुई तो मैंने 86-87 में मुझे कहा कि आप सीधी परीक्षा दे दो और मेरे को कलर सूट नहीं हो रहा था तो मैंने सीधी कोई स्कूल ज्वाइन नहीं की। 5वीं के बाद मैं सीधा डायरेक्ट एग्जाम दिया राजस्थान बोर्ड से और उस बोर्ड से मैं 40% में रात दिन पढ़ करके और पास हो गया और उस समय का रिजल्ट था 29.10 सेकेंडरी बोर्ड का। तो मैं पास होने के बाद में मैंने पढ़ाई जारी रखी और दिन में मजदूरी पे जाता था या चादर छपाई का काम करके 10 से 15 रुपए कमाता था। और उसके बाद में जब मेरे पिता की डेथ हुई थी उस समय कोई फोटो ये वगैरह नहीं हुआ करते थे, तो ऐसी स्थिति में दुर्भाग्य से कहना चाहूँगा कि मेरा जो सबसे मेरे दुखद पल वो है कि मेरे घर में मेरे पिता की तस्वीर नहीं है। फिर मैंने लगातार ये पढ़ाई का सिलसिला जारी रखा, मजदूरी साथ में करते करते मैंने 10वीं बोर्ड से की, 11वीं भी उस समय बोर्ड से ही थी और उस समय मैं जब जो ही 12वीं में आया तो उस समय सीनियर सेकेंडरी लागू हो गई। मैंने वो एग्ज़ाम दे करके पास करके यूँ करता करता मैंने बीए कर ली और बीए के बाद में मात्र मैंने एक बार एग्ज़ाम दिया था, 2 नंबरों से मैं मास्टर की इसमें बीएड की परीक्षा में रह गया था और उसके बाद में कोई परीक्षा नहीं दी। मैंने 1992 में से पहले तो छोटे पंचायती राज में मेवाराम जी जैन जब हमारे वहाँ सरपंच बने तो उनकी हेल्प की थी। वो आज मेवाराम जी जो हमने जिस व्यक्ति को सरपंच बनाया था वो व्यक्ति आज वट वृक्ष के रूप में बाड़मेर की राजनीति की धुरी बन चुके हैं। तो मुझे ये खुशी है कि मैंने ऐसे व्यक्ति का पंचायती राज में सहयोग किया था, वो आज बड़ी राजनीति में। दूसरी बात, मैं डॉक्टर महानंद जी शर्मा का अनुयायी कहो या मैं उनका फॉलोअर बना और उन्होंने 1991-92 में मुझे भाजपा ज्वाइन कराई और भाजपा ज्वाइन कराने के 1993 में जब चुनाव हुए तो मैंने हरि सिंह सोडा साहब के साथ में
सहयोग करके बीजेपी का एमएलए को जिताने में सहयोग किया। और उसके बाद में लगातार मैं बीजेपी में करीब 1994 तक, 92 से लेकर के 2004 तक मैं बीजेपी में रहा, जिला उपाध्यक्ष भी रहा भाजपा का। और उसके बाद में मुझे उसका क्या कहते हैं, अनुसूचित जाति मोर्चे का महासचिव भी बनाया और केंद्र सरकार की तरफ से मुझे दूरसंचार सलाहकार समिति का मेंबर भी बनाया। तो इस तरीके से मेरी शुरुआत भाजपा से हुई थी। लेकिन 1998 में एक बाखासर प्रकरण हुआ था। उस बाखासर प्रकरण में मेरी भाजपा से नाराजगी हो गई। हालांकि पार्टी ने नहीं निकाला, लेकिन उस समय हम भाजपा के साथ नहीं रहे और सभी के सभी यहाँ से विधायक हुए। क्या कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी थी? वहाँ एक हत्या हुई थी, लीलाराम मेघवाल की हत्या हुई थी। उस हत्याकांड को लेकर के पूरा राजस्थान का जो पश्चिमी राजस्थान था ये दिल्ली था और बड़ा आंदोलन था और उसका मैं संयोजक रहा। उस समय मेरा इंटरव्यू BBC लंदन ने लेना चाहा, लेकिन उस समय मेरे पास न तो फोन था न घर पे था, इसलिए दुर्भाग्य से इंटरव्यू नहीं हो सका। लेकिन उस समय 1 लाख लोग बाड़मेर जिला मुख्यालय पर पहली बार इकट्ठे हुए थे। तो लेकिन अगर हम शुरुआती आपके जीवन की बात करें तो वो कौन सी चीज़ थी आपको जो आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही थी, या वो कौन सा विचार था कि आपने सोचा कि चलो मुझे भी राजनीति की ओर जो है रुख करना चाहिए? देखिए, मैंने कहा को जो मुझे सेकेंडरी की परीक्षा दिलाने वाले पटवारी मुखनाराम परिहार और पटवारी उदाराम बालवा, तो दोनों ही अभी सेवानिवृत्त हुए लास्ट ईयर, उन दोनों की प्रेरणा से मेरे दिमाग में ये नहीं था कि मैं किसी राजनीति में जाऊंगा। हाँ ठीक है, मजदूरी करके आदमी पैसे वाला बन सकता, लेकिन मुझे कल्पना नहीं थी कि मैं कोई BA MA करूंगा। तो वो मुझे उनकी प्रेरणा से ही मैं इस शिक्षा के क्षेत्र में आया। और उसके बाद में जब इन लोगों के साथ में उठा बैठा तो मेरी जिज्ञासा बढ़ी। मैंने सोशल क्षेत्र में सामाजिक जो कल्याणकारी योजना उसके माध्यम से लोगों को लाभान्वित कराने में आगे रहा। तो ऐसी स्थिति में लोगों से मेरा जुड़ाव शुरू हुआ और फिर जो कहीं भी SC ST के लोगों पर अत्याचार होता था उसको छोटे लेवल पे समाधान करता आज बहुत बड़ा हमारा संगठन है SC ST एकता मंच, और इसमें कई लोग हैं जो मेरे साथी रहे हैं। वो साथी बहुत बड़ी संख्या में, लेकिन मोटे रूप से लक्ष्मण बडेरा, श्रवण चंदेल, भूराराम भील और दूसरे हमारे बाप जी सुमुना जी जो मेरे गुरु है, उनका भी आशीर्वाद मुझे मिलता रहता है हमेशा। और अभी तो काफ़ी लोग युवा लोग हैं, डॉक्टर राउत बमनिया है सहित कई लोग हैं जो जुड़े हुए हैं। खेता लगाराम जी खती है जो हमारे राजस्थान मेघवाड़ परिषद के जिला अध्यक्ष है। माननीय वीराराम जी बुरडिया जो अभी प्रिंसिपल है, और वो हमारा मार्गदर्शन करते हैं एजुकेशन के क्षेत्र में लोगों को पढ़ाने का। और फिर हमने मेघवाड़ समाज शैक्षणिक शोध संस्थान स्थापित की। उस समय मैं महासचिव था और हमारे उसके अध्यक्ष हुआ करते थे भंवरलाल पुखर साहब। तो हमने एक एजुकेशन बहुत बड़ा सेंटर है जो राजस्थान में हमारे मेघवाड़ समाज के जितने भी संस्थान है एजुकेशन के, उसमें से बहुत अच्छी भेंट है। और मुझे मेरी सेवा को देखते हुए हमारे जो राजस्थान में सबसे प्रतिष्ठित संस्थान है डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी राजस्थान, उसके जो हमारे सम्मानीय प्रदेश अध्यक्ष है डॉक्टर रवि प्रकाश जी मेहरा DGP, उन्होंने मुझे प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी लास्ट ईयर में। तो इस प्रकार मेरा जो ये कारवां आगे चलता गया और फिर वो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते लड़ते और कई लोगों को न्याय मिला। बड़ी टीम के रूप में काम किया। जहाँ जहाँ जुल्म हुआ, और जुल्म की कोई जाति नहीं होती, हम लोगों ने बेहिचक जहाँ जहाँ जुल्म किसी जाति धर्म को नहीं देखा, हमने अपराधी को देखा। इस प्रकार भाषणों के जरिए ये एक झलकता भी है ये चीजें। लेकिन सर कहते हैं ना कि जिस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं चीजें सीखते जाते हैं, तो जिस तरीके से आपका अगर हम एक इतिहास की राजनीतिक इतिहास की बात करें तो काफी सारी पार्टियों में आपने अपना वर्चस्व बनाने की कोशिश की है। लेकिन जब आप BJP में थे तो वो कौन से विचार थे जो आपने आत्मसात किए? जब मैंने 1998 जालम सिंह जी रावड़ोत साहब को जिताया, 1993 की बात हुई। तो जब जालम सिंह रावड़ोत को जिताने के बाद में कुछ एक हमारे सामाजिक BJP की राज में घटना हुई जिसको लेकर के मेरा मन भर आया और मैंने
भाजपा से त्याग पत्र दे दिया और मैं सीधा ही कांग्रेस ज्वाइन की। लेकिन कांग्रेस में भी मैं बीजेपी में रहा तो मुखर होकर के बोलता था, तो ऐसे में कई नेताओं को मुझे वो लाइक नहीं करते थे। लेकिन उसके बावजूद जब मैंने कांग्रेस ज्वाइन की और कर्नल साहब के साथ में रह करके मैंने उनका प्रचार किया, लेकिन कर्नल साहब बड़ी मार्जिन से हार हो गई थी। लेकिन जाट समुदाय ने कहा कि ये एक व्यक्ति था जो हारते हुए हमारे साथ में रहा, तो ऐसी स्थिति में जाट समुदाय ने उस बात को नोट किया। और जब 2005 के पंचायती राज चुनाव आए तो मुझे मेरे गांव से 105 किलोमीटर दूर मुंडू जो पंचायत समिति सदस्य क्षेत्र था वहां से मुझे चुनाव लड़ाया स्थानीय व्यक्ति के सामने और मैं वहां से चुनाव लड़के जीत गया। फिर जो कांग्रेस के कुछ नेता मेरे से सहमत नहीं थे, लेकिन वो जो दूसरे सारे सदस्य हार गए, तो मुझे फिर अमीन साहब का और कर्नल साहब का और पूरी कांग्रेस का भी साथ रहा, मेवाराम जी का भी उसमें सहयोग रहा और मैं प्रधान शिव का 2005 10 फरवरी को मैं प्रधान बन गया। और 5 साल मैंने जिस अंदाज से काम किया तो सारे कांग्रेस के लोगों ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन मैं लगातार कांग्रेस में भी 1918 तक रहा। 18 के बीच में मैं जिला परिषद का चुनाव लड़ा, फिर कई विचारों को लेकर के पार्टी के नेताओं से मतभेद होते रहते थे। लेकिन 2018 में 2 अप्रैल 2018 को जो एक हमारा एट्रोसिटी एक्ट के खिलाफ एक आंदोलन हुआ था, भारत बंद, उसमें हमें भाजपा राज में हमारे यहाँ से 40-42 सहित पूरे देश के 11-12 लोगों ने हमारे ये शहादत दे दी और हजारों लोग जेलों में गए और जेलों में जाने वाले हम 42-43 लोग महीना और 40 दिन के भीतर हम जेल में रहे। तो वहाँ जब हम जेल के अंदर रहे तो हमारी पूरी टीम जो काम करने वाली पूरी टीम जेल में थी। वहाँ पर 20 सामान्य जाट समाज के लोग अंदर थे, उन्होंने भी हमें सहयोग किया कि कोई इनकी ओर आंख उठाए, क्योंकि हमारे द्वारा जेल में भेजे हुए कई लोग थे जो हमने हमारे आंदोलन के जरिए जेल भेजाया था उनको। तब वो लोगों को मैसेज आया कि हमारे बाहर से मेरे समर्थन में रहे लोग और अंदर जेल में भी हम गए तो चाहे वो अपराध के मामले में गए हुए, लेकिन उन्होंने भी हमें अपनाया कि नहीं, इन लोगों की ओर कोई आंख उठा के नहीं देखे। तो मेरा हमेशा ही सभी समाजों का मैं सम्मान करता हूँ, उसके साथ में विशेष करके सामान्य जाट समाज का मैं ऋणी हूँ, जिसकी बदौलत मैं राजनीति में उभर के आया। और उसके बाद में जब हमने रणनीति बना करके बाड़मेर से सामान्य सीट से टिकट मांगी भी एक ऐसी के लोगों को दिया जाए, हम वोट देंगे, लेकिन टिकट देना राजनीतिक क्षेत्राधिकार का मामला, हमें टिकट नहीं मिली। तो उसके बीच में मेरी अमीन साहब से एक बात इस पर चर्चा हुई और कुछ ठीक ठाक जवाब नहीं मिला, तो उससे मैंने तय कर लिया कि मैं शिव सामान्य सीट से चुनाव लड़ूंगा। और सामान्य हनुमान जी बेनीवाल साहब ने मुझे शिव से टिकट दे दिया और टिकट देने के बाद में जिस प्रकार से उन्होंने टिकट दिया था, तो सामान्य जाट समाज और किसान और अन्य लोग भी, कुछ लोग थे, ऐसा नहीं कह सकता कि किसी वर्ग ने मुझे वोट नहीं दिए, सबसे ज़्यादा वोट दिए थे वो अनुसूचित जाति, जनजाति और सामान्य जाट समाज। और जाट समाज के सहयोग से मैं 51,000 वोट लाने में सफल रहा और उससे मेरी और पेठ बनी। और उसके बाद में मोटा जोड़न मेरे पर है कि मेरी जो रैली थी उसमें सामान्य जाट समाज के 2 जवान जो मेरे लिए शहीद हो गए रैली में, और उन लोगों ने कभी भी इस नज़र से नहीं देखा और मुझे उसकी डबल मेहनत करके उन लोगों ने मेरे को वोट दे करके और मेरे को काफ़ी सम्मानजनक स्थिति और मेरे से कम वोट ला करके सामान्य हमारे विधायक सिवाना के अमीर सिंह जी भायल थे, जो मेरे से करीबन 300-400 वोट कम लाने के बावजूद भी वो विधायक बन गए, जबकि मैं 51,000 वोट लाने के बाद में भी जीत की ओर अग्रसर नहीं हो सका। जब आप शिव के प्रधान थे तो वो वाला अगर सफर की बात करें तो वो कैसा? शिव का जब मैं प्रधान था उस समय मेरा हमेशा ही सामाजिक लगाव था, योजनाओं से अच्छी तरह वाकिफ था। मैंने शुरू में ही सार्वजनिक शौचालय शब्द निकाला, क्योंकि महिलाओं की स्थिति को मैं ग्रामीण क्षेत्र में जानता था कि महिलाओं के लिए कोई शौचालय का नहीं। तो मैंने करीब 20,000 रुपये की स्वीकृतियाँ निकाली शौचालय की, 2,000 कंट्रीब्यूशन जन सहयोग और 18,000 में कुल मिलाकर के 20,000 में अच्छा शौचालय
तो काफ़ी घरों में शौचालय बन गए। मैंने विशेष करके सभी कांग्रेसी कार्यकर्ता, SC ST OBC माइनॉरिटी सभी लोगों को भी सहयोग दिया और विशेष करके जो पिछड़ा वर्ग था उसका सहयोग किया। और भी कई सार्वजनिक सभा भवन, आज हर गांव में जाएंगे तो मेरे करीबन 200 सभा भवन ऐसे हैं जो अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य जो जुड़े हुए लोग थे उनके गांव में 200 सभा भवन के आसपास मैंने बनाए। तो हर जगह जाएंगे तो ये कहेंगे कि ये सभा भवन किसने तो ये उधर हमने वाल के टाइम का है। तो इस तरीके से लोगों में जुड़ाव बढ़ता गया और मैंने कभी भी एक नंबर पे हमेशा मेरा समाज को ही रखा। बाबा साहेब ने कहा था कि जब इस देश के हित और मेरे समाज के हित आपस में टकराएंगे तो मैं मेरे समाज के हितों को तरजीह दूंगा, और अगर मेरे स्वयं के हित और देश के हित टकराएंगे तो मैं देश के हितों को महत्व दूंगा। तो वही मेरी है कि जब पार्टी के हित और मेरे समाज के हित टकराएंगे तो मैं मेरे समाज के हित को महत्व दूंगा, और अगर पार्टी के हित जहां अनुशासन की बात आ गई और किसी वर्ग का कोई नुकसान नहीं होता तो पार्टी के बंधन में भी रह करके काम किया। लेकिन सबसे सर्वोच्च मैंने मेरे समाज और न्याय और भारतीय संविधान और कानून को। क्योंकि अगर हम राजनीतिक जीवन की आपकी बात करें, कई पार्टियों में आप रह चुके हैं, आप चाहे वो कांग्रेस हो, भाजपा हो या राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हो, तो इस दौरान जब आप किसी न किसी वजह से कोई पार्टी छोड़ते हैं तो क्या इससे आपको कभी कोई नुकसान उठाने की नौबत आई है? देखिए, मैंने जब ये 2 साल 1.5 साल पहले जब RLP छोड़ी तो लोगों ने, जो युवा मेरे साथ थे, उन्होंने कुछ टिप्पणियां की। मैंने उनको जवाब नहीं दिया कि उनका भी ये वाजिब था कि हमने था। लेकिन मैंने वो जो एक जोधपुर में एक कांड हुआ था उसमें हनुमान जी बेनीवाल साहब से रिक्वेस्ट किया कि यहाँ हम लोगों को नहीं जाना चाहिए, पुलिस का भी मनोबल गिरता है, जो है वो कानून के दायरे में होगा, आप वैसा करो, आप इसमें प्लीज़ थोड़ी दूरी बना के रखो। लेकिन उन्होंने दूरी बना के नहीं रखी। उसके बावजूद में मैंने एक स्टेटमेंट जारी किया कि मैं किसी भी सूरत में अपराधी के पक्ष में नहीं रहता हूँ, जो पार्टियों, जो नेता अपराधी के साथ रहते हैं उनसे मैं सहमत नहीं हूँ। तो मुझे पार्टी ने एक नोटिस थमा दिया, क्यों नहीं आप ये इस बात कि मैं आपने पार्टी विरोधी, तो मैंने कहा ये आपका नोटिस के माध्यम से मुझे अपराधी के साथ में आप मुझे खड़ा नहीं कर सकते। तो ऐसी स्थिति में मैंने इस्तीफा लिख करके दिया। लेकिन सामान्य हनुमान जी बेनीवाल साहब इतने बोलते हैं, कहीं नहीं घबराते हैं। लेकिन मुझे इस बात की बेहद खुशी है और मैं उनका आदर करता हूं कि आज दिन तक मेरे बारे में किसी प्रकार का नेगेटिव कमेंट्स नहीं किया। और मैं हनुमान जी बेनीवाल का उस समय भी इतना सम्मान करता था और आज भी मैं सम्मान करता हूं। और मेरी कई राजनीतिक दलों के नेताओं से अच्छी मतलब प्रेम भाव है। मैं सभी का रिगार्ड करता हूं, जहाँ जहाँ बोलने की जरूरत है बोलता भी हूँ। लेकिन मेरा सभी से अच्छे संबंध है। सर, चाहे वजह कोई भी हो, आप किसी भी वजह से आपने पार्टी छोड़ी हो, लेकिन जब आप पार्टी छोड़ते हैं तो क्या आपको लगता है कि जो पार्टी आप पर भरोसा जताती है, आपको एक पद देती है पार्टी में, फिर उसी पार्टी को छोड़ना, इससे आपकी ख्याति पर कितना असर पड़ता है? देखिए, मैं छोड़ता हूँ मेरे स्वार्थ के लिए नहीं कि मुझे ये पद दिया जाए। आजकल लोग जो पार्टियों में पद छोड़ते हैं, पार्टियां, वो किसी न किसी समझौते के तहत, मैंने इश्यू को लेकर के छोड़ा। वो इशू था समाज पर आई आंच। जो भी पार्टी छोड़ी है तब हमारे समाज पर जुल्म हुआ है उस राज में, और उस राज को हमने जब हमारी बात रखी और नहीं मानी गई तब, अब RLP की तो एक इशू था, उसमें एक आपस में काउंटर हो गया था। एक जो अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति सरकारी रिकॉर्ड में है, तो आपस में पुलिस पर उन्होंने गोलियां चलाई, उन्होंने पुलिस पे चलाई। तो मैंने कहा कि अपराधी की जात नहीं होती है और पुलिस की जात नहीं होती है, तो हमें इसको इस चश्मे से देख करके पुलिस का मनोबल नहीं गिराना चाहिए, तो उसलिए छोड़ी। लेकिन मैंने कभी स्वार्थ में नहीं छोड़ी। क्योंकि आप स्पष्टवादी हैं, हरदी लजीज हैं, तो पार्टी ने भी कहीं ना कहीं आपके इन गुणों को ध्यान में रखते हुए, जब आप ऐसी कगार आई होगी कि जब आप पार्टी छोड़ रहे हैं तो आपको मनाने की भी कोशिश की गई होगी। नहीं, आज भी मेरा इस्तीफा स्वीकार नहीं है जी। सामान्य हनुमान जी बेनीवाल से जब मेरे बारे में पूछा भी गया कि आपका जो आदमी था उसने पार्टी छोड़ी, तो उन्होंने इस्तीफा दिया, लेकिन हमने स्वीकार कर दिया, यही प्रतिक्रिया थी। आज भी जब मैं आंदोलन में रहता हूँ तो 2-3 ऐसी घटनाएं भी, तब सामान्य हनुमान जी बेनीवाल साहब ने, हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष रहे थे RLP के
श्री पुखराज जी गर्ग साहब, वो हर बार आए यहाँ जब जब जुल्म हुआ है दलितों पर या बड़ी कोई हत्या हुई है इस प्रकार के, तो हर बार आते हैं, मिलते हैं, बैठते हैं और मदद करते हैं। तो वो अपने स्टेशन दे करके मिलते हैं कि भेजते हैं कि आप जाइए वहाँ सहयोग करें। और ऐसी स्थिति में मुझे पार्टी ने आज दिन तक निकाला नहीं, 3 पार्टियों में मैं निकला, वो निकला हूँ सामाजिक न्याय के इशू। तो जोधपुर में जिस तरीके से लवली खंडारा एनकाउंटर हुआ था, जिसके बाद आपने आरएल भी छोड़ी थी, तो क्या आज भी हनुमान परिवार से आपके वैसे ही जुड़ाव है, कहीं कोई अंतर नहीं? नहीं, मैं किसी जाति धर्म व्यक्ति के खिलाफ मैं कभी नहीं बोलता। मैं सिर्फ बोलता हूँ न्याय के मामले में बोलता हूँ, हमारे अधिकारों को लेकर बोलता हूँ, संविधान बचाने को लेकर बोलता हूँ। एट्रोसिटी एक्ट के खिलाफ बोलने वाले लोग या बाबा साहेब के बारे में गलत टिप्पणियां करने वाले लोग, जब इस तरीके की बात आती है तो हमने बोलना पड़ता। बाकी मैं किसी जाति धर्म व्यक्ति या संप्रदाय या किसी के खिलाफ कभी कंट्रोवर्सी वाली कभी बात कहता ही नहीं, मैं सबका सम्मान करता हूँ। जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि आपके कई भाषणों में हम ये सुनते भी हैं कि अमीन खान जी जो है जिन्होंने आपको प्रधान बनाया, ये बात आप खुद कई भाषणों के जरिए कह चुके हैं, लेकिन आज जिस तरीके से आप दोनों के बीच में दूरियां नजर आ रही है, उसमें क्या वजह है? नजर नहीं है, वैचारिक मतभेद है। अमीन साहब जी आज उम्र के लिहाज से सामान्य हमारे विधायक हैं, इस लिहाज से जब मेरे सामने आएंगे तो मैं झुक करके उनको प्रणाम करूंगा, और ये हमारी देश की परंपरा भी है। लेकिन कुछ इश्यूज पे सही गलत तो कौन होता है ये तो फैसला आमजन को करना है, लेकिन मैं जब भी कोई सही गलत की बात आती तब बोलता हूँ। व्यक्तिगत अमीन साहब के खिलाफ मैं कभी कुछ नहीं कहा। कुछ निर्णय पंचायती राज में जो पुनर्गठन हुआ था उसमें भी हमारे लोगों की उपेक्षा भी तो उसको लेकर के हमने बोला था, और उसके बाद में अमीन साहब के व्यक्तिगत कोई खिलाफ नहीं, क्योंकि वो जो कौम है अमीन साहब की अल्पसंख्यक वर्ग है, वो हम पीछे चाहे फातिमा शेख लेकर के फूले साहू अम्बेडकर की जो विचारधारा उस समय बाबा साहेब को जब उस संविधान सभा में जाने के लिए जीतने का प्रश्न था, तो उसमें बाबा साहेब को हराने के बाद में जब ये अल्पसंख्यक वर्ग ही थे जिन्होंने जाकर के उनको जिता करके भेजा, क्योंकि वो वैचारिक उस वर्ग से हमारे नहीं है। अमीन साहब से और मेरे एक कोई इशू को लेकर के विरोध हो सकता है, लेकिन जो अल्पसंख्यक वर्ग है वो कभी हमारे चाहे संविधान के खिलाफ में नहीं बोले हैं, कभी वो बाबा साहेब के खिलाफ नहीं बोले हैं, कभी एट्रोसिटी एक्ट के खिलाफ में नहीं बोले हैं, कभी आरक्षण के खिलाफ नहीं बोले हैं। तो उस वर्ग से हमारा नहीं है। मेरा और अमीन साहब का कुछ हो सकता है, लेकिन उस वर्ग से मेरा कोई टकराव नहीं है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं सर कि सार्वजनिक तौर पर आपको कई सारी धमकियां मिलती हैं और इस वजह से आपके समाज के लोग इसकी सुरक्षा को लेकर मांग भी करते हैं, तो क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आपको जान का खतरा है और आपको सुरक्षा मिलनी चाहिए? देखिए, ये जो अभी गोजाराम मेघवाल की हत्या हुई उसको लेकर के जिस प्रकार से बाड़मेर में शांतिपूर्वक आंदोलन किया हम लोगों ने 4 दिन, एक उफ तक की आवाज नहीं, नारा लगाया, न पार्टी के खिलाफ, व्यक्ति के खिलाफ, जाति के खिलाफ, शासन के खिलाफ, पुलिस के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला, न कहीं पूरे के पूरे स्टेटमेंट मैंने दिए थे। इसलिए हमने किसी भी प्रकार का किसी जाति धर्म को नहीं किया। हमने कहा जिस व्यक्तियों ने हत्या की है नामजद है, और नामजद में कितने सही है गलत है ये जांच का विषय है, पुलिस निष्पक्ष जांच करे, दोषी बचना नहीं चाहिए और निर्दोष फंसना नहीं चाहिए, यही हमारी थी। और उस आधार पर हम जब 20-25 हजार की भीड़ लेकर के जब हम कलेक्ट्रेट पहुंचे तो वहाँ मैं नहीं सुना, लेकिन कुछ लोगों ने जो एसटीएफ के लोग थे उन्होंने कहा कि ये एक तरफ से लाश पड़ी है जवान की और दूसरी तरफ ये जो 25,000-20 हजार लोग हैं उफ तक की आवाज नहीं निकलती हुई देख रहे हैं, एक ताली नहीं बज रही है। ये तो हम पूरी इंडिया घूमते हैं, हमने ऐसा नज़ारा अनुशासन का कहीं नहीं देखा। तो उन लोगों ने भी महसूस किया, और उसके बावजूद जब 17 तारीख को सर्व समाज की मीटिंग हुई उसमें कौन लोग थे नहीं थे ये नहीं, लेकिन आदमी की हत्या होना उसके बावजूद में इस तरीके से विरोध करना, ये डेमोक्रेसी के लिए गरीब लोगों के अंदर भय का वातावरण होता है। जो उन्होंने बोला है सार्वजनिक मंच पे बोला है,
मुझे टारगेट करते हुए, दुष्प्रेरित करते हुए लोगों को उकसाने की बात कही है। और कोई अपराध कर ले और फिर जो अपराधी थे उन लोगों को भी आर्थिक सहयोग के नाम पर कितनी सहायता राशि दी है ये उनकी मर्जी है, किसी को दे। कुछ लोग तो गरीब को दे करके, पीड़ित को दे करके खुश होते हैं और कुछ लोग अपराधी को देख करके खुश होते हैं। तो ये अपना नजरिया होता है, उस पर मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। लेकिन निश्चित तौर पे ये गलत परंपरा है। चाहे मैं हूँ, किसी के घर में आदमी मरता है या मारा जाता है। तो अब देखिए, कल जैसे एक हत्या हो गई परसों रात को, उसमें अपराधी किस जाति का है या मृतक किस जाति का ये मायने नहीं रखता, लेकिन उसने अपराध किया तो कानून अपना काम करेगा। लेकिन ये थोड़ा ही कि उस अपराधी के पक्ष में भी लोग आ जाए। ये जो अपराधी के पक्ष में जो आने वाली परंपरा जो शुरू हुई है, ये मैं समझता हूँ ये डेमोक्रेसी के लिए और आमजन और गरीब के लिए खराब है। और उसमें मुझे खुली धमकियां दी, धमकियां देने वाले लोग और तालियां बजाने वाले लोग, कमेंट्स चाहे फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो या इंस्टाग्राम हो, जिसमें मुझे टारगेट किया गया है। किसी ने कहा ये इतने दिन का है, किसी ने कहा कि इसको उठा लो, एक ही आदमी है इसको बुला लो, कई तरीके के सब सार्वजनिक था। उसको लेकर के मेरे को कई लोगों की तरफ से कहा कि आप सुरक्षा में स्वयं अपने स्तर पे नहीं कर सकता, तो सामान्य सरवटेज जी जो उपाध्यक्ष स्टेट एसी कमीशन के आए थे, उन्होंने कलेक्टर एसपी को मेरे आवेदन पर निर्देश दिए कि इनकी सुरक्षा के उपाय किए, जांच की जाए। वो जांच चल रही है, प्रशासन और पुलिस उस पर क्या रिपोर्ट भेजता है उनके विवेक पर है। मैंने पूरी जो सीडी है और पूरे जो भी कमेंट्स वगैरह खतरा है उन लोगों के नामजद वो दे दिए हैं। बाकी ये प्रशासन का काम है। लेकिन दिक्कत है कि अगर इस तरीके से सुरक्षा मांगने कहते कि हमारे से मांगी नहीं, तो मैंने तो खुले में रिटर्न में मांगी है कि मेरी जान को खतरा है और वो सुरक्षा दीजिए। अब नहीं देती हैं तो मेरे समाज के लोगों ने पहल की, उन्होंने कहा कि आपकी जान को खतरा है तो हम आपको सुरक्षा करने देंगे, कलेक्शन करके करेंगे। कैसे करेंगे वो समाज SC ST वर्ग और मैं राजस्थान मेघवाल परिषद कैसे उनका भुगतान करेंगे। अभी फिलहाल मुझे मेरी सुरक्षा के लिए एक एक्समैन लगा रखा है और मैं चल रहा हूँ और निश्चित रूप पे गलती तो नहीं करूँगा, नहीं, लेकिन इतना नहीं डरा हूँ कि मार देंगे इसलिए मैं ये सामाजिक न्याय की लड़ाई छोड़ दूँ। तो मैं वो लड़ाई नहीं छोड़ूंगा और न मेरा किसी जाति से दुश्मनी है, सभी जातियाँ सामान्य हैं। तो ऐसी स्थिति में कौन क्या करता है, कब कोई हादसा हो जाएगा, तो ये तो आए हैं वो जाना है। ये तय चीज है कि जन्मा है वो मरेगा। राजा फकीर से लेकर के सभी को आया है, उनको जाना है। किस बहाने जाना है? 61 साल जी लिया। अब कोई अगर अपनी इच्छा पूर्ति करने के लिए कोई मेरी हत्या भी कर देंगे तो चलो उनकी इच्छा पूरी हो जाएगी। मेरे को तो मरना है, उनको तो लगता नहीं कि हम तो नहीं मरेंगे। वो तो हजारों साल जिए, लेकिन मैं स्वाभिमान की जिंदगी जीता हूँ। सर, आए दिन हम खबरों में भी इस तरह की भी खबरें ये देखते हैं कि शोषित वर्ग पर बहुत ही ज़्यादा शोषण उनका किया जाता है। इस तरह की हत्याएं जो मामले हैं वो सामने आते हैं। अगर हम बाड़मेर की बात करें तो हाल ही में कोजरा मेघवाल की हत्या का जो मामला है वो सामने आया था। तो आपको क्या लगता है सबसे बड़ी वजह क्या है इन घटनाओं की? क्यों लोग इस तरह से कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश करते हैं? देखिए, कानून बाबा साहब ने जब भारत का संविधान बनाया तो उन्होंने कहा कि हमने बड़ी मेहनत परिश्रम करके ईमानदारी से हमारी जो संविधान सभा के लोगों ने और हमने मिलकर के संविधान को बनाया है। लेकिन जब इस देश के जो इम्प्लीमेंट करने वाले लोग अगर साफ सुथरे और ईमानदार होंगे तो ये संविधान बहुत बढ़िया है। और अगर इसको इम्प्लीमेंट करने वाले लोग ही अगर नीयत खराब है तो ये संविधान आपके लिए खराब भी साबित हो। तो दिक्कत यहाँ है इस जो ईमानदार लोग, जो सच्ची बोलने वाले सामान्य वृद्धिचंद जी जैन साहब, वो कभी भी डरते नहीं थे, गरीब के साथ में भी खड़े रहते थे और उन्होंने खुल के हमेशा उस जमाने में बोला। तो ऐसे लोग अभी भी अच्छे हैं, सामान्य जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन गरीब के साथ में
अभी हर घटना पे वो डरते हैं कि हमारा वोट कट जाएगा, हमारा ये हो जाएगा, ये लोग है परेशान करेंगे, तो लोग डरने लग गए। और ये जो डर है जनप्रतिनिधियों में, जिसके बीहे पे जनता उनको चुन करके राजनीतिक कुर्सी पे बैठाती है, तो वो डर दुर्भाग्यपूर्ण है। उनको स्पष्ट रहना चाहिए, गरीबों के लिए खुल के आना चाहिए। तो जब किसी भी शासन में घटनाएं होती हैं तो उसके लिए लोगों की जीवन सुरक्षा का अधिकार, उनको उनकी संवैधानिक अधिकार कायम रखने का उस जो सरकार होती है उसके दायित्व है। तो कहीं न कहीं सरकार में भी ये कमी है, इसीलिए बार बार जो अपराध बढ़ते हैं। जी, कई बड़े आंदोलनों का आप हिस्सा रहे और इस आंदोलन की वजह से आप जेल भी गए, तो आपको क्या लगता है इन आंदोलन के जरिए किस तरीके से आपने जन चेतना लाई? देखिए, इस आंदोलन तो ये डेमोक्रेसी में हमारा संवैधानिक अधिकार है जी। और इस आंदोलन के जरिए आप देखिए कितने कितने लोग शहीद होने के बाद में किसानों ने अपने जो चार इस मदमस्त हाथी की तरह जो भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार थी, उस सरकार को झुकाने का काम किसने किया? जनता ने। कुर्सी पर बिठाने का भी काम जनता करती है और उसको अगर वो इतना अगर बन जाए, घमंड उसमें आ जाए, तो उसको सही ठिकाने पर समय से पहले तो नहीं ला सकती, लेकिन आंदोलन के जरिए उन्होंने बात मनाया। अभी जो देखिए हमारे खिलाड़ी बैठे हैं, उस मामले में किस तरीके से देश में आवाज उठ रही है। और मैं समझता हूं यहाँ वही होगा जो किसान आंदोलन में हुआ था। अंततः सरकार को मानना पड़ेगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी उसमें प्रसंज्ञान लेकर के जो टिप्पणी की है। तो ऐसी स्थिति में आंदोलन के जरिए अपनी बात मनाना ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, इसलिए हम उस आंदोलन को शांतिपूर्वक अहिंसक तरीके से अपनी बात मनाना चाहते हैं। तो काफी बार हमने ये भी सुना है लोगों के जरिए कि उदाराम मेघवाल जी के पास काफी संपत्ति है और उन्होंने ऐसे प्रकरणों के जरिए ये हासिल की है, इस बात में कितनी सच्चाई है? एक तो मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि मेरे पास में संपत्ति है या नहीं है, लेकिन मेरी एक तो पेट बढ़ा दी कि ये भूख मरने वाला दिवालिया नहीं है। और ये बाबा साहब का सपना था कि देश के दलितों, शोषितों तुम्हारी मुक्ति का मार्ग उच्च शिक्षा, व्यवसाय बनाने वाले, रोजगार और उच्च आचरण। मेरे जो पैतृक संपत्ति है उसमें 200 बीघा सरकारी जमीन है, उसमें 2 भाई है, तो 100 बीघा से अधिक मेरे पास पोर्ट में जाती है। मैं यहाँ बाड़मेर आया, उस समय 500 रुपये ला करके 500 में प्लॉट खरीदा, 50 रुपये बचे। यूं करके धीरे धीरे करके मैंने सारी खातेदारी जमीन की। और खातेदारी जमीन मैंने यहाँ जब ली आज से 20 साल 25 साल पहले 500, 1000, 5000 में, वो आज अगर करोड़ की भी बन गई है तो उसमें उदाराम का आपराधिक रूप बढ़ गया। कई लोग ऐसे हैं जो लूट खसोट करके भी करोड़पति, ये सरकारी जमीना भूमाफिया बन करके वो लोग उनको नहीं दिख रहे। कई लोग आपराधिक जीवन जी करके, तस्करियां करके। आज दुर्भाग्य से ये जो पकड़े गए हैं हीरोइन में लोग, किस जाति के, लेकिन मुझे उसकी खुशी है कि बेचारे ये अल्पसंख्यक समुदाय से ये लोग नहीं आए। नहीं तो इनको अभी वो जो आदमी 2 मारे गए पाक घुसपैठिए, उनको अभी कहा घुसपैठिया कहा, तस्कर कहा। अगर सामने अगर कोई हीरोइन लेने वाले या जो मुलजिम अगर वहां मुसलमान होता तो उनको आतंकवादी करार दिया जाता, मरने वालों को भी और इधर वालों को कहिए। तो यहाँ जो अलग तरीके का है, तो मेरे पास जो जमीन है उसकी अगर किसी को लगता है तो वो भी जांच करवा ले, कितनी अवैध ली है, कब की खरीदी हुई है, कितने में खरीदी हुई है। आजकल तो 1-2 आदमी अगर बीमार हो जाए, कैंसर या ऐसी, उसकी इलाज के लायक भी मेरे पास जमीन नहीं है, लेकिन करोड़ों करोड़ों लोग लेकर बैठे। उन्होंने अपनी मजदूरी दिमाग से कमाई है, मुझे क्यों आपत्ति हो। लेकिन एक शेड्यूल कास्ट का जिसको घर में बाप की तस्वीर नहीं है, उसने अपने मेहनत दिमाग से, मैं शराब पीता नहीं, मीट खाता नहीं, मेरे घर में आता नहीं, बर्तन देता नहीं, शराबी को घर में नहीं आने देता और मीट खाता नहीं। जाति से मैं अनुसूचित जाति का मेघवाल हूं, लेकिन मेरे घर का जो आचरण है वो शुद्ध रूप से नॉनवेज घर में नहीं लाते। धर्म वगैरह में तो हम खैर इस जन्म में ऊंचे हो नहीं सकते, भले कैसा ही जीवन जिए, क्योंकि हमारे को तो उस नजरिए से देखा है। यहाँ जो सिस्टम है
लेकिन कभी भी मैं उस तरीके से वो जीवन जीना नहीं चाहता। इसलिए जो लोग आरोप लगाते हैं वो उनके पास एजेंसियां हैं, वो करवा लें जांच। तो कुछ लोग तय करते हैं कि इस वर्ग का आदमी आया कैसे ऊपर। यही है नाराजगी का कारण, यही है कि जो नीचे बैठने वाला व्यक्ति इस कुर्सी पे आकर के बैठ गया। यही दिक्कत है, सबसे बड़ी बीमारी यही है। अगर आज हम आपके पसंदीदा नेता की बात करें तो वो कौन? मेरे पसंदीदा नेता अभी कुछ ही बचे हैं, बाकी चले गए। एपीजे अब्दुल कलाम साहब मेरे सबसे आदर्श, बाबा साहब अम्बेडकर, साहू जी महाराज, फातिमा शेख वगैरह वो तो रह ही रहे हैं हमारे महापुरुष। लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम, यहाँ बाड़मेर के नेताओं में स्वर्गीय गंगाराम जी चौधरी, डॉक्टर महानंद शर्मा, वो भी नहीं रहे। और अभी भी देश में है कुछ मुद्दों को लेकर के बहुत अच्छे हैं सांसद जो गिनाए से तो पार्टियों की बात है। अटल बिहारी वाजपेयी मैं बहुत अच्छा मतलब पसंद करता हूँ। लेकिन हाल के अगर नेताओं की बात करें तो वर्तमान हाल के नेता सब अच्छे ही हैं, बस फिर भी हम सभी अच्छे हैं, बस ठीक है जी। और जिस तरीके से हम देखते हैं इस तरह की घटनाएं होती है तो उस पर लोगों को अपनी मानसिकता बदलने की कैसी जरूरत है सर? मानसिकता तो कहा था ना कि बख्श देता है खुदा जिसकी किस्मत खराब होती है, लेकिन उसको कतई नहीं बख्शा जाता जिसकी नीयत खराब होती है। अब लोगों की क्या नीयत में खराब आ गया। सरकारी कर्मचारी होता है, पोस्टिंग कहीं भी रहो, मैं क्या खाऊं इससे? अरे खाऊं क्या, कुछ सरकार तुम्हारे को तनख्वाह दे रही है। नेता भी है तो ये विभाग मुझे मिलना चाहिए। गंगाराम जी कभी कहा करते थे कि कभी कभी जो उनके सेक्रेटरी वगैरह हुआ करते थे और उनसे अनबन होना आम बात होती है नेताओं के, ये जो मेरा मानकर। गंगाराम जी चौधरी साहब कहते थे कि मुझे कोई सा भी आईएएस अधिकारी कैसा भी हो लाओ, मैं उसको निभा दूंगा। वो सोच का आज के नेताओं में अभाव है। फिर भी जनता चुनती है, सब आदमी। सचू की विधानसभा चुनाव जो है वो नजदीक है, आप कौन सी पार्टी से और किस सीट से चुनाव लड़ेंगे? अभी मैं किसी राजनीतिक दल का सदस्य नहीं। अब जो वर्तमान परिस्थितियां जो पैदा हुई है हमारे सामने, अब चुनाव तक मुझे जिंदा रहने देंगे कि नहीं रहने देंगे, ये भी अपने आप में प्रश्न चिन्ह है। अगर जिंदा रहेगा तो मैं अच्छे इंसान, और पार्टी कोई भी हो, इंसान सभी पार्टियों में अच्छे हैं। तीनों ही पार्टियों में आप रह चुके हैं? तीनों में रह चुका हूँ, और तीनों ही पार्टियों में आज भी मेरे उन लोगों से जो छोड़ने के बावजूद भी अच्छे रिश्ते हैं। इसलिए उस समय क्या परिस्थितियां रहती है, कौन किसको पार्टी उम्मीदवार बनाती है, उस व्यक्ति का क्या चरित्र है, तो व्यक्ति को चरित्र, पार्टियों तो अब आज है, मैं आज पार्टी इसमें हूँ, कल आकर के उस पार्टी के सामान्य नेता जिसके साथ रह करके काम किया उसको गालियां देने लग जाते हैं। तो उस विचारधारा का मैं हूं नहीं। और गंगाराम जी ने एक बार मुझे कहा था कि हमें किसी भी पार्टी में रहने अगर छोड़ें तो हमें उसको अच्छा बुरा कह करके नहीं छोड़नी, क्योंकि कभी हमारे उससे काम पड़ सकता है। बाबा साहब ने कहा कि जब तुम्हारे को झोंपड़ी से महल की ओर बुलावा आए तो तुम अपनी झोंपड़ी के अंदर आग लगा के मत जाना, वो क्योंकि जिस दिन तुम्हारे को उस महलों से ठोकर मार करके निकाल देंगे, तुम आग लगा के चले जाओगे तो वो झोंपड़ी तुम्हारे रहने के लिए वहां से निकाले जाओगे तब काम आएगी। तो इस तरीके के मेरे जी। अंतिम सवाल सर, समाज हित के लिए आप क्या संदेश देंगे? मैं समाज हित के लिए ऐसा ही संदेश देना चाहता हूँ कि बाबा साहब के मिशन में शिक्षित बने, विशेष करके महिलाओं को पढ़ाएं और स्वाभिमानी बने, और ये नशा प्रवृत्ति और जो कानूनी चीजें अपराध है उनका किसी प्रकार का सेवन नहीं करें। और ये जो सोशल मीडिया का जमाना है इसमें मैं विशेष करके दूसरे लोगों को सभी को निवेदन करना चाहूँगा, विशेष करके अनुसूचित जाति और जनजाति के युवाओं के जो ये जो मोबाइल यूज करते हैं उनसे इतना ही निवेदन करूँगा कि कोई कंट्रोवर्सी वाली पोस्ट नहीं करें, किसी समाज, धर्म, जाति, संप्रदाय, व्यक्ति, किसी के बारे में कोई किसी प्रकार का कमेंट्स
जो अच्छा नहीं हो, संवैधानिक मर्यादा के दायरे से बाहर हैं, तो ऐसे कमेंट्स नहीं करें। आपसी भाईचारा बना रहें और हमें अच्छे नागरिक बन करके शिक्षित बनना है, संगठित रहना और संघर्ष करना है और अच्छे लोगों की पहचान करते हुए। सर छोटू राम जी ने कहा था कि एक किसान मेरी दो बात मान, बोलना सीख और दुश्मन को पहचान। तो हमें किसी को दुश्मन नहीं, लेकिन वैचारिक विरोधी हैं, तो उन लोगों से भी बिल्कुल बिगाड़नी नहीं है, लेकिन अपने पराये की अच्छी तरह पहचान करके, और भाईचारा हमारा इस बाड़मेर जनपद की मिसाल है, उस भाईचारे को कायम रखना है। हमें जिम्मेवारी से एक अच्छे नागरिक का परिचय देते हुए आगे बढ़ना है, और वो संविधान और बाबा साहेब के बताए हुए रास्ते से। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ खास बातचीत के लिए। तो ये थी हरदिल अजीज, संघर्षशील और स्पष्टवादी उदयराम मेघवाल जी से हमारी खास बातचीत। अगली बार फिर होगी ऐसी ही किसी शख्सियत से मुलाकात। तब तक ले दीजिए इजाजत। नमस्कार।